नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सी-टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हमारा जो लगभग जुलाई में हमारा सी-टेट का पेपर होगा जो 2025 में, तो अभी से हम क्या है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी करा रही हूँ। मैं आपको जो हमारे पिछले वर्षों के क्वेश्चन बने हुए उन्हें इन क्लासों में सोल्व करा रही हूँ। और अब से हम क्या करेंगे, हम जो हमारे टॉपिक है उन्हें भी हम इन क्लासों में पढ़ेंगे और क्या करेंगे, जो हमारे PYQ हैं वे भी हम इनमें क्लासों में देखेंगे। तो एक टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, आप पिछली क्लास में उसे देख लेना। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मृदा, यानी कि मिट्टी। मिट्टी के बारे में हम देखते हैं हमारे टॉपिक में क्या दिया गया है और फिर क्या करेंगे, हम उसके PYQ भी करेंगे जो हमारे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे हम जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है मृदा, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं जो हमारी क्या है NCERT बुक से लिया गया है। तो आप इसे अच्छी तरह से कर लेना। तो देखते हैं हम मृदा क्या है। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा में उपरती सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है उसमें जो हमारे मृदा में यानी कि सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम ह्यूमस बोलते हैं, कहते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलो चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो जब पवन, जल और जलवायु की क्या होती है क्रियाओं से जो सैलो यानी कि चट्टानों के जब क्या है हमारी चट्टानें टूट जाती है तो उससे क्या होता है, उससे हमारा मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। यह यानी कि यह क्रिया क्या कहलाती है, हमारी अपक्षय कहलाती है। फिर क्या है, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा प्रतिच्छेदिक कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठनों में भिन्न भिन्न होती है। ये परतें सस्तर स्थितियां कहलाती है। यानी कि ये क्या कहलाती है, हमारी ये जो परतें होती हैं ये क्या कहलाती है, हमारी सस्तर स्थितियां कहलाती है। देख लेते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, हम जब जो हम घर बनाते हैं उसकी नींव खोदते हैं तो हम उसके क्या है मृदा में जो हमारी मिट्टी होती है उसकी परतों को हम वहां पर भी देख सकते हैं। और कहाँ देख सकते हैं, और जो हमारी सड़कें होती है उनके किनारों पर भी हम खोद के देख सकते हैं। और जो हमारी क्या होती है नदियों के किनारे भी हम क्या जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो हमारे जो हमारी मिट्टी होती है उसके परतों के बारे में हमें पता चल सकता है वहां से भी। फिर क्या हमारे सबसे ऊपरी शायद स्थिति सामान्य गहरे रंग की होती है। जो हम जैसे हमने मृदा की जो हमने क्या है खुदाई की है तो जो हमारी सबसे ऊपरी सतह होगी वो क्या होगी, गहरे रंग की होती है। क्योंकि यहाँ ह्यूमस और खनिजों समृद्ध होती है। यानी कि जो हमारी पहली क्या होती है लेयर होती है, परत होती है, वो कैसी होती है हमारी, वो गहरे रंग की होती है। देखा होगा आपने मिट्टी को खोद के। फिर क्या इसमें ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे ह्यूमस होते हैं और क्या होते हैं हमारी ये खनिजों से समृद्ध होते हैं। यानी कि इसमें ह्यूमस और क्या होते हैं हमारे खनिज होते हैं। फिर क्या है हमारे ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाते हैं। यानी कि जो हमारे ह्यूमस होते हैं वो मृदा को क्या बनाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं खेत में हम बुआई करते हैं, जैसे हम गेहूं धान जो भी हम क्या करते हैं उसमें बोते हैं खेत में, तो उससे क्या करते हैं जो हमारे हम उसमें खाद वगैरह डालते हैं या ह्यूमस वगैरह डालते हैं तो वो क्या करती है, वो मृदा को क्या करती है यानी कि उपजाऊ कर देती है हमारी जो फसल बोने के लिए। उससे हमारी फसल क्या होती है अच्छी तरह से हो जाती है। और क्या है फिर इसमें पादपों को पोषण प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें क्या करते हैं ये पोषण प्रदान करते हैं। फिर क्या है यह है परत सामान्यतः मृदु
फिर क्या है, यह परत सामान्यतः मृदु सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। जो हमारी पहली यानी कि मिट्टी की पहली लेयर होती है वो क्या करती है, वो हमारे जो क्या होता है यानी कि जल को अधिक धारण करती है, अधिक मात्रा में क्या करती है वो हमारे जल को अवशोषण कर लेती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए स्तर स्थिति कहते हैं। यानी कि जो हमारी सबसे ऊपर वाली परत होती है उसे क्या बोलते हैं हम, शीर्ष मृदा अथवा क्या बोलते हैं, ए स्तर स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर सेकंड वाली बी। फिर क्या है हमारा फिर क्या है, छोटे पादपों को जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहते हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है। यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे देखा होगा आपने मिट्टी में लगे होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे शीर्ष मृदा में ही वे सबसे अधिक रहते हैं। उससे जो निचली हमारी परत होती है उसमें क्या होते हैं, ह्यूमस वगैरह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। देखा होगा आपने कि मिट्टी को हम खोदते हैं तो जो हमारे नीचे की वो होती है वो क्या होती है, थोड़ी गीली होती है, यानी कि नमी हो जाती है उसमें। तो यानी कि उसमें नमी, यानी कि हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे तो वो क्या है, वो कम अवशोषण करेगी। इसलिए सबसे अधिक कौन सी मिट्टी करती है, जो हमारी सबसे ऊपर की होती है। उसके बाद की जो लेयर होती है उसमें क्या है, ह्यूमस और जल क्या होते हैं हमारे कम होते हैं, यानी कि जल को भी वो कम अवशोषण करती है और क्या ह्यूमस भी हमारा इसमें कम होता है। फिर क्या है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। पर क्या होते हैं, यानी कि शीर्ष मृदा से जो नीचे की परत है उसमें क्या होते हैं, हमारे खनिज बहुत अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संघनन यानी कि घनी होती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो यह है हमारी परत है, जो हमारे शीर्ष मृदा से नीचे की परत है वो क्या होती है, अधिक कठोर होती है और घनी होती है। और बी स्तर स्थिति है या माध्य परत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम माध्य परत कहते हैं। फिर देखते हैं, अब लास्ट वाले देख लेते हैं, तीसरी कौन सी होती है। यानी कि हमारी जो मृदा होती है उसमें 3 लेयर होती है, एक ए, एक बी और एक क्या होती है हमारी सी। तो सी के बारे में देख लेते हैं। तीसरी परत सी स्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्युत सैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस तरह के नीचे आधार सैल होते हैं जो कठोर होते हैं और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। आपने देखा होगा जो हमारी मिट्टी होती है उसकी जो तीसरी लेयर होती है वो क्या होती है, वो अधिक क्या होती है, कठोर होती है। और उसे क्या है, जो हम फावड़े वगैरह से खोदते हैं वो उसमें क्या होती है, खोदने में कठिनाई होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे सेल्स वगैरह होते हैं। जो हमारी तीसरी वाली क्या होती है, हमारी परत होती है मिट्टी की। फिर देख लेते हैं मिट्टी के प्रकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, सैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। यानी कोई भी अगर पूछे गया है कि हमारी मृदा क्या होती है, जो सैल कणों और क्या ह्यूमस का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं मृदा। फिर क्या है, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मिट्टी कहलाती है। इसमें देखिए, अगर मृदा में क्या होगा, कणों का अनुपात क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसमें क्या, तो ये क्या होगी, हमारी बलुई मिट्टी होगी। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होगा तो यह हमारे मृतमय मृदा कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारे क्या होती है मिट्टी है, इसमें क्या, अगर हमारे कणों का अनुपात क्या होगा, अधिक होगा, इतना क्या है, इसमें अंतर होगा इस तरह से, तो ये कौन सा मिट्टी कहलाएगी, हमारी बलुई मिट्टी कहलाएगी। यानी कि रेतीली मिट्टी बोलते हैं जिसे हम। तो इसमें क्या है, इसमें जल भी अवशोषण करने की अधिक क्षमता होती है, क्योंकि ये रेतीली होती है। इसलिए क्या है, इसमें जितना आप जल डालोगे ये अधिक से अधिक जल क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। फिर दूसरी मिट्टी क्या है हमारी, दूसरी मिट्टी है हमारी मर्त्यमाई मिट्टी। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है यानी कि जो हमारे कण होते हैं उनका अनुपात क्या है, बिल्कुल कम होता है। इस तरह से क्या है, हमारा बिल्कुल कम होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, मर्त्यमाई मिट्टी कहते हैं। फिर क्या है, यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह डूमट मृदा कहलाती है।
फिर क्या है हमारी, अगर जो हमारे बड़े कण हो और हमारे छोटे कण के क्या है, छोटे कण का अनुपात क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाती है हमारी, यानी कि दोमट मृदा कहलाती है। फिर क्या है, बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। ये स्थान वायु से भरे होते हैं। बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको बताया, जो हमारी क्या है बलुई मिट्टी होती है यानी कि रेतीली मिट्टी होती है, उनके कण क्या है एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए नहीं होते। इनमें क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है, रिक्त स्थान हमारे पाए जाते हैं, जिसमें क्या होती है, जिसमें वे वायु भरी होती है इस तरह से। फिर क्या है हमारी, बलुई मृदा हल्की, सुवर्तित और सूक्ष्म होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच क्या होता है हमारा, रिक्त स्थान बहुत कम होता है। किसके बीच होता है, ये होता है हमारी जो चिकनी मिट्टी होती है उनके बीच। फिर क्या है हमारा, चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक जल रहता है। बिल्कुल सही है, जो आपने वो क्या बोलते हैं, रेतली मिट्टी आपने देखी होगी, उसमें क्या है वो बिल्कुल रेतली जैसी होती है। पर चिकनी मिट्टी क्या होती है, उसमें क्या होता है, यानी कि वायु उसमें कम होती है, पर वो क्या होती है भारी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें अधिक जल क्या है उसमें अपेक्षाकृत रहता है, यानी कि वो थोड़ी क्या होती है हमारी, वो हो जाती है हमारी थोड़ी चीकनी होती है, और उसमें पानी भी यानी कि गीली सी होती है हमारी बलुई मिट्टी से चिकनी मिट्टी। फिर क्या है, पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। डुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होता है। जो गाद होता है ना, वो क्या होता है हमारी इन मिट्टियों का क्या होता है, वो हमारा क्या होता है मिश्रण होता है। उसे क्या बोलते हैं हम, गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कहते हैं, यानी कि मृदा जो कणों का मिश्रण होता है। फिर क्या है हमारा, मृदा और फसलें देख लेते हैं। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक है जो मृदा परिच्छेदिक को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है हमारा, पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक है जो मृदा परिच्छेदक को प्रभावित करते हैं और हमारे मृदा संरचना में क्या करते हैं, ये हमारे परिवर्तन लाते हैं। फिर मृतमय और डुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जो हमारी गेहूं और चने की फसलें होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी हमारी उपयोगी होती है, एक मृतमय और एक क्या होती है हमारी डुमटी मिट्टी। ऐसी मृदा की जल धारणा क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है, यानी कि इनकी क्या है जो जल धारणा क्षमता होती है क्या है वो अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारणा क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए क्या कौन सी होती है, हमारी डुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से क्या है हो जाती है। तो इन पॉइंट को आप याद रखना, यानी कि गेहूं और चने के लिए कौन सी मिट्टी होती है हमारी, ये दोनों होती है। और हमारी धान के लिए कौन सी मिट्टी होती है, ये वाली होती है हमारी। और हमारी जो दालें और मसूर के लिए कौन सी होती है, ये वाली, यानी कि दोमटी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इन पॉइंट को आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे। फिर क्या है, गेहूं जैसे फसलें महीन मृतमय मृदा में उगाई जाती है क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। जो हमारे गेहूं जैसी फसलें होती है उसमें क्या है, जो हमारी मृतमय मृदा में उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है, क्योंकि उसमें हमारा ह्यूमस अधिक होता है। तो ये टॉपिक था हमारा जो मैंने आपको कराया है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे इस टॉपिक को। अब हम जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। हमारा, मानव में सांस लेते समय अंत्य श्वासन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, सही उत्तर क्या होगा हमारा।
तो पहला है हमारा वायु अंदर जाती है, पसलियाँ अंदर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। फिर वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम ऊपर होता है। फिर क्या है, वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। फिर क्या है, हमारा वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो उसमें हमारा जो मानव में सांस लेते समय श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। यानी कि भोजन में पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है हमें। तो इसमें क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वर्गीकरण, अवशोषण या निष्कासन। फिर क्या है, अंतर्ग्रहण, स्वर्गीकरण, अवशोषण, पाचन तथा निष्कासन। फिर क्या है, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वर्गीकरण या निष्कासन। फिर क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण या निष्कासन। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। पहले क्या है, हमारा अंतर्ग्रहण है, फिर हमारा पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर स्वर्गीकरण है, फिर क्या है, निष्कासन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारे, क्या है इसमें, अंतर्ग्रहण दिया हुआ है हमारा, फिर पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर स्वर्गीकरण है, फिर निष्कासन है। अंतर्ग्रहण क्या है हमारा, यह भोजन को पाचन क्रिया का पहला पड़ाव है, जिसमें सबसे पहले भोजन मुख द्वारा मुख गुहा में अंतर्ग्रहण होता है। फिर क्या है हमारा पाचन। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रीकरण और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर अवशोषण क्या है, इसमें पचे हुए भोजन का आंत की भित्तियों द्वारा शोषण होकर यह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। फिर स्वर्गीकरण क्या है, पचे हुए भोजन के कोशिकाओं द्वारा उपयोग को स्वर्गीकरण कहा जाता है। निष्कासन क्या है, इसमें पचा हुआ भोजन जब मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है तो निष्कासन कहलाता है। तो ये था इसके बारे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या था, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक्स एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई क्रम से है, क्या है देख लेते हैं ऑप्शन से। दूरदर्शक है, टेलीस्कोप, परावर्तन, बहुरूपदर्शी, अपवर्तन या पारदर्शी परावर्तन या पारदर्शी परिकिरण। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उसे विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वागंतरों के विभिन्न कंपनमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तनित झिल्ली है जो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग वायु स्तंभ कॉलम है। एक्स, वाई और जेड क्रम से हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। सितार है, हारमोनियम है या ढोलक है। ढोलक है या एक तारा है या माउथ ऑर्गन है। फिर गिटार है, तबला है, शहनाई है, या एक तारा है या वालियन है या पियानो है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, गिटार है, तबला है और शहनाई है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।